ChemFact Education. According to the Nernst distribution law, if we have two liquids, मान लेते हैं ये लिक्विड नंबर 1 है और ये लिक्विड नंबर 2 है, और दोनों लिक्विड इमिसिबल हो, ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग उसको ध्यान से समझना और लिख लेना। मैंने कैसे लिक्विड्स की बात की है? इमिसिबल लिक्विड्स। हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं और कोई भी एक सोल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं इसके अंदर। अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं, मान लो सोल्यूट जो है डिसॉल्व होके कुछ इसके अंदर आ गया है, अगर उसकी सोल्यूबिलिटी दोनों में कुछ ना कुछ है, तो कुछ सोल्यूट लिक्विड ए के अंदर होगा 1 के, और कुछ होगा लिक्विड 2 के अंदर। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ये कहना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन अगर लिक्विड 1 में उसकी C1 है और कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड 2 में C2 है, तो दैट रेशियो विल बी कांस्टेंट। कब? तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो दिस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। अगर हुए तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और इन दोनों के रेशियो को ही हम डिफाइन करते हैं नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिसको KD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं दिस इज नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और पार्टीशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत सिंपल और बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिया है। क्या कंडीशन ये लिक्विड्स को फॉलो करनी चाहिए, ये हमें अभी तक पता ही नहीं चली है। किन कंडीशंस में ये रेशियो हमेशा इक्वल आएगा? ऐसा भी हो सकता है जो सोल्यूट है वो लिक्विड ए में तो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, लिक्विड नंबर 2 के में जाके वो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। मान लो ए ये वाटर है, ऐसा भी हो सकता है वो डायमराइज करता हो, ऐसा भी हो सकता है वो डिसोसिएट होता हो, ऐसा भी हो सकता है वो हाइड्रोलाइज कर सकता हो। तो इन दैट कंडीशन ये वाला लॉ सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, यही हमें सीखना है। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इजीली लोग कह देते हैं कि अगर किसी भी सोल्यूट को, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सोल्यूट को इसमें ऐड किया हो, इसमें ऐड किया एंड दोनों को मिक्स किया, तो वो सोल्यूट ऑटोमेटिकली कुछ इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अगर इसकी सोल्यूबिलिटी कुछ होगी इस वाले लिक्विड के अंदर भी। दूसरी बात, इन लिक्विड्स पे भी कंडीशन है कि इमिसिबल होनी चाहिए या पार्शियल इमिसिबल चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखने में जितना सिंपल लॉ ये है उतना ही ज्यादा चीजें इसमें समझनी है कि इसमें क्या क्या एजम्पशन हमने लगाई हुई है, क्योंकि या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इस पे, या फिर अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वही बच्चा सही आंसर कर पाएगा। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, जिनको हमने लैब में भी परफॉर्म किया है कि सोलवेंट एक्सट्रैक्शन में मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किए कि जिसमें हम आयोडीन, मुझे याद है कि CCl4 और एक्वस के मीडियम में रख के शेक करते थे और पूरी आयोडीन को हम पूरा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे डिसॉल्व वाटर के अंदर से। तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो मैं पूरा साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखनी है व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। तो हेडिंग डालिए, लिखिए नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो दिस इज द डेफिनेशन। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो भी सारे एक एक मैं क्लास में करवा दूंगा। जितना मैं कराऊंगा सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देखो, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखना स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट कहती है अगर कोई भी सोल्यूट है ए, उसको हम ऐड करते हैं एक ऐसे सिस्टम में जिसमें 2 लिक्विड हैं, और लिक्विड के बारे में अभी मैंने क्या बोला है, इमिसिबल लिक्विड है, उनमें डिसॉल्व कर दिया है सोल्यूट को। अगर वो सोल्यूट दोनों में सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी दोनों में अलग हो सकती है, अगर सोल्यूबल है तो वो अपने आप को कुछ इस हिसाब से डिसॉल्व कर लेगा, यानी कुछ तो है लिक्विड ए में चल जाएगा, कुछ लिक्विड बी में, दोनों में चल जाएगा अगर दोनों में सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन लिक्विड्स में, सो दैट कि अगर पहले वाले लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरे में C2 है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उससे मेरा क्या मतलब है, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। दैट मींस अगर तुम लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दो, तुम कहोगे सर मैं दूसरा लिक्विड और ऐड कर दूं, तो क्या उससे वो रेशियो बदल जाएगा? तो आंसर इज नो। तुम कहोगे सर अगर मैं ये सोल्यूट है वो और बहुत ऐड कर दूं बाहर से, तो क्या ये रेशियो बदल जाएगा? आंसर इज नो। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा और कम करने से इस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक टेम्परेचर क्या है, सेम है। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको मैं पार्टीशन कोएफिशिएंट,
पार्टिफिकेशन कोएफिशिएंट भी कह रहे हैं, तो आप इसके बारे में ध्यान रहेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से सिमिलर बातें सी याद आ रही है ना। अच्छा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा तो लिख लेना। अगर आप और भी लिक्विड ऐड करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं इस बात को। अगर सपोज आपने इस लिक्विड को लिया था यहां पे इस तरीके से, आपने एक सोल्यूट को ऐड किया, ये व्हाइट वाला एक लिक्विड है और ये दूसरा वाला रेड वाला ऊपर एक लिक्विड है। सोल्यूट को आपने ऐड कर दिया, ब्लैक लेट सपोज, सॉरी ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये सोल्यूट, कुछ इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ ऊपर वाले में डिसॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप कहें सर मैं थोड़ा सा और सोल्यूट ऐड करना चाहता हूं, मान लो फिलहाल इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी क्या है C2 है, तो मैंने बता दिया ये एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसको हमने KD बोल दिया है, एक फिक्स टेम्परेचर पे। इन केस आप क्या करते हैं, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और सोल्यूट। तो जिस रेशो में ये इस तरीके से बढ़ेंगे तो C1/C2 का रेशो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, शुरू में मान लो इसमें कॉन्सेंट्रेशन थी 2 और नीचे वाले में कितनी थी 4, तो रेशो क्या आया था 1/2। आपने और सोल्यूट ऐड कर दिया, और सोल्यूट ऐड करने से ऐसा हो सकता है ऊपर वाली वैल्यू 4 हो जाए और नीचे वाले में कितना हो जाए 8 आ जाए, तो रेशो अब भी क्या आएगा, सेम आएगा। आप अगर लिक्विड ऐड कर देंगे बाहर से कि सर हम तो और ऐड कर देंगे इस तरीके से, आपने रेड को ऐड किया तो तुम एक तरीके से ये समझो, ये सोल्यूट जब दोनों में डिसॉल्व होता है एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इनके बीच में एग्जिस्ट कर जाता है। तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने वाली बात है, आपने ऊपर से और लिक्विड ऐड कर दिया तो अब ये कुछ इसमें और ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हो सकता है कि अमाउंट बदल जाए बट रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज व्हाट दिस नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉस सेल्स कि अगर एक सोल्यूट दोनों में सोल्यूबल है, और बिल्कुल सिंपल केस लेके चल रहा हूं अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें चेंजेस करने से कैसे इस लॉ पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम सिर्फ यहां तक पहुंचे हैं कि किसी भी एक सोल्यूट को दो लिक्विड जो इमिसिबल हैं उनमें डिसॉल्व करते हैं, और तो उन दोनों का जो रेशियो होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो कांस्टेंट बना रहेगा एट ए फिक्स टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? इसको मैं फेज इक्विलिब्रियम की हेल्प से भी प्रूव कर सकता हूं कि ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कैसे प्रूव करूं, ध्यान समझो। तो आपने फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरा मेरे से पढ़ा हुआ है अगर, तो आप ये बात जानते हैं कि अगर दो लिक्विड हैं तो कितने फेज हो गए आपके पास, यू हैव 2 फेजेस। आपने दो लिक्विड में एक दो तो लिक्विड ही हो गए और एक कोई सॉल्यूट ऐड किया है, तो कितने कंपोनेंट हो गए 3, एक ये लिक्विड और एक जो तुम सॉल्यूट ऐड कर रहे हो 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना आता है, कितना आ जाएगा C-2, दिस इज द वे 3 - 2 + 2, तो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3, विच मीन्स ऐसे एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने अननोन वेरिएबल चाहिए, 3। उनमें से 2 तुम जानते हो कि एक टेम्परेचर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, प्रेशर हो गया है। इसका मतलब तीसरा वाला कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर तुम मुझे C1 बता दो तो फिर C2 ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। और क्योंकि तभी तो 3 वेरिएबल चाहिए, फेज इक्विलिब्रियम वाली बात समझिए ना। किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो चाहिए होते हैं आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो तीसरा या तो C1 पता हो या C2 पता हो, तो तुम कैसे निकालोगे? अगर C1 पता है तो C2 कैसे निकलेगा? इसका मतलब ये रेशियो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पता है वी कैन इजीली कैलकुलेट C2। तो ये फेज इक्विलिब्रियम की हेल्प से भी मैं समझा रहा हूं कि एक ऐसे सिस्टम में ये रेशियो जो है हमेशा फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब हम चलते हैं इसकी माइन्यूट डिटेल्स पे। माइन्यूट डिटेल्स ये है कि जरूर सोल्यूट पे क्या कंडीशंस हैं, सोलवेंट पे क्या कंडीशंस है, इन सॉल्यूशन जो बन रहे हैं उन पे क्या कंडीशंस है, यानी ये लॉ कब फॉलो होगा और कब ये डेविएशन शो करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखें ये लॉ जो है कब कब सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहली बात ये है, इस लॉ को फॉलो होने के लिए आप एक एक करके ध्यान से जो मैं बता जा रहा हूं कंडीशन लिखते जाइए। फर्स्ट, सबसे पहली बात, नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तभी सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा जब पहला पॉइंट लिख लेना, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर ही बदल लेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन जो है वो इस चीज के ऊपर है कि C1/C2 तभी कांस्टेंट रहेगा, C1/C2 रिमेन्स कांस्टेंट ओनली when solute जो हमारे पास जिसको हमने डिसॉल्व किया, solute has same molar mass in both liquid।
इस बात को ध्यान से समझना मैंने क्या कहा है। इस बात का ये मतलब है, अगर ऐसा होगा कहीं आपने एक सॉल्यूट को दोनों लिक्विड में डिसॉल्व किया, लेकिन दूसरे वाले लिक्विड में जाके वो डाइमराइज कर रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम का रेशो सेम नहीं रहने वाला है। यानी कि अगर डिसोसिएशन होता हो तो भी C1/C2 का रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एसोसिएशन होता हो, ये आपको पढ़ाया होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, तो भी नहीं रहेगा। रिएक्शन होती हो, यानी तुमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में वो रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है सॉल्वेंट से मिलके, तो भी ये वाला रो जो लो है वो सही आंसर नहीं देगा। या हाइड्रोलाइज होता हो सकता है कहीं सोल्ट होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, वो हाइड्रोलाइज होने का मतलब है तब भी ये रेशो जो है वो सेम नहीं आएगा। हालांकि तो मैं एक एग्जांपल भी देता हूं और मैं फिर ये दिखाऊंगा भी कि अगर डाइमराइज हो रहा है तो इस लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है टू गेट द राइट आंसर। अभी मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सोल्यूट है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आप सभी जानते हैं, और मेरे पास जो सिस्टम है जिसमें मैं डिसॉल्व कर रहा हूं इनको, एक है वाटर और लेट्स सपोज दूसरा है बेंजीन। जब मैं इसको डिसॉल्व करता हूं दोनों में, तो सीधी सी बात है बेंजीन और वाटर बहुत कम सॉल्युबिलिटी रखते हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, और बेंजोइक एसिड दोनों में सोल्यूबल होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ बेंजीन, जो बेंजोइक एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल अगर ये है बेंजोइक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, दैट वी ऑल नो। क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा। देखो चलिए, इतना सब्जेक्ट है। और वाटर के अंदर हम जानते हैं बेंजोइक एसिड डिसोसिएट करता है इनटू बेंजोएट आयन एंड H+। तो अब ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये इसमें एसोसिएट कर रहा है, इसमें डिसोसिएट कर रहा है, तो बेंजोइक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है C1/C2 वो रेशो तो बदल जाएगा। क्या सेम आएगा? जितने जो कॉमन स्पीसीज हैं सारे के सारे बेंजोइक एसिड में से कुछ डिसोसिएट हो गए, कुछ तो रह गए। जितने भी ये रह गए हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एसोसिएट हो गए, जितने भी ये रह गए हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है। इसमें डिसोसिएट होने के बाद जितने ये बचे हैं, सारे डिसोसिएट थोड़े हुए हैं, तो ये कितना हो गया है C2। तो जो कॉमन स्पीसीज है C1/C2 वो अब भी फॉलो करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अभी हम इनके डेरिवेशन वाले पार्ट में भी चलेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो सकता है ऑन कॉमन स्पीसीज। ठीक है, हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ ली? टेम्परेचर सेम होना चाहिए, जो सोल्यूट है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होने के लिए एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमन स्पीसीज पे फिर भी अप्लाई किया जा सकता है, वो हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ओके, इन दो कंडीशंस के बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो दो सॉल्वेंट है वो म्यूचुअली सॉल्वेंट पे है। तीसरी कंडीशन, सॉल्वेंट पे क्या कंडीशन है? दोनों या तो म्यूचुअली इमिसिबल होने चाहिए, इमिसिबल, या फिर थोड़े बहुत हो तो भी चल सकता है, पार्शियली मिसिबल, बहुत कम मिसिबल हो, आपस में बहुत कम मिलते हो तो इतनी कंडीशन चल सकती है। इसके अलावा सोल्यूट की प्रेजेंस में देयर म्यूचुअल जो इमिसिबिलिटी है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो लिख लो, म्यूचुअल सोल्युबिलिटी शुड नॉट बी अल्टर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। म्यूचुअल solubility, sorry, mutual spelling mutual solubility, miscibility is the correct answer. Miscibility shouldn't be altered in the presence of solute। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर मैं जानता हूं, मेरी राइटिंग बिल्कुल डॉक्टर की तरह लग रही है, लेकिन
आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में से बिल्कुल साफ साफ लिख ही रहे होंगे। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम्स में देखें थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, केडी किस पे डिपेंड करता है, कि सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, सॉल्यूट पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक और कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट होने चाहिए। सॉल्यूशन एक तो डाइल्यूट होने चाहिए। अगर सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट नहीं होता है तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डेविएशन उतना ज्यादा नजर आता है। तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट किनके लिए आते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आते हैं। ये सारी बातें हम समझेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं, अभी तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि सर अगर एक मीडियम में एसोसिएशन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, उस सिस्टम को समझना बाकी है। दूसरी बात, सॉल्यूशन को आइडियली बिहेव करना चाहिए। आइडियल बिहेवियर से आप जानते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है दैट शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ, वो आपने पढ़ा ही है सॉल्यूशन में, और जो आपका सोल्यूट है दैट शुड फॉलो हेनरीज लॉ। दोनों लॉ हम पढ़ चुके हैं डिटेल। तो अब हम उसी स्टेटमेंट में कितनी ज्यादा करेक्शन करके और कितनी ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को कि अब से पहले हमने सिर्फ ये देखा था कि अगर एक सोल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है C1/C2 वो कांस्टेंट रही एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब हमने काफी चीजें जो है देख ली है कि क्या क्या चीजें और सेटिस्फाई होनी जरूरी है टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल, आयोडीन, अगर हम आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं वाटर में प्लस दूसरा सिस्टम जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, CCl4 हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है जो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। फिनोल को इसी तरीके से जब हम फिनोल को डिसॉल्व करते हैं ऐसे सिस्टम में जहां वाटर एक सॉल्वेंट है और दूसरा वाला है एमाइल अल्कोहल, तो वो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता हुआ नजर आता है। ऐसे ही ब्रोमीन को भी जब हम डिसॉल्व करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर, these systems are the examples in which nurse distribution law is followed। तो यहां तक हमने एक बेसिक आइडिया नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में देख लिया है, कहां वो अप्लाई होगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, तो जब डेरिवेशन की बात आती है तो मैं जानता हूं कि इस बार जो हमारा पेपर है वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो वहां पे डेरिवेशन करनी नहीं आ सकती है। जो डेरिवेशन आप किसी भी बुक से देखेंगे, 4 स्टेटमेंट है, उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। सिर्फ उन्होंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर कभी भी एक लिक्विड है, 2 लिक्विड है आपस में, मान लो 1 और 2, उसमें कोई ए सॉल्यूट दोनों में डिसॉल्व है, अगर μ1 इसका केमिकल पोटेंशियल है, μ2 इसका केमिकल पोटेंशियल है, तो हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम μ1 विल बी इक्वल्स टू μ2, ठीक है। μ1 बाई μ2 इक्वल कर देते हैं, वो μ1 को आप जानते हैं वो कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल प्लस RT/ln दिस एक्टिविटी, दोनों को इक्वेट कर देंगे और आइडियल सॉल्यूशन मानते हुए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हुए प्रूव कर देते हैं कि हाउ द कॉन्सेंट्रेशंस आर कमिंग टू बी इक्वल। यानी कि डेरिवेशन में आप देखेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे अगर और डाइल्यूट होंगे तभी कॉन्सेंट्रेशन वाली बात ट्रू होती है। इसीलिए वो कंडीशंस जब हम थियोरेटिकली पढ़ाते हैं तब हम डायरेक्ट बता देते हैं, अदरवाइज वो डेरिवेशन को जब करते हैं तो हमें समझ में आएगा। अगर हम आइडियल नहीं मानेंगे उनका बिहेवियर और डाइल्यूट नहीं मानेंगे तो वो रिजल्ट तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम यहां से बात करते हैं, सर व्हाट हैपेंस अगर ये जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है वो डाइमराइज करता हो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 इज, एक एक पॉइंट अब ध्यान से समझते हुए आप लोगों को चलना है। केस नंबर 1 ये है, किसी एक लिक्विड में तो वो जो सॉल्यूट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इन अनदर लिक्विड वो डिसोसिएट हो जाता है। तो इस लॉ को हम स्टेप बाय स्टेप और अच्छे समझते जाएंगे। किस तरीके से, मान लो दिस इज योर कंटेनर which have 2 liquids. This is your liquid number 1 and this is your liquid number 2. इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया है एक सोल्यूट X, ठीक है। वो सोल्यूट कुछ टाइम बाद लिक्विड नंबर 2 में ट्रांसफर होने लगेगा और आफ्टर सम टाइम एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। Now this is X in its equilibrium with another X in this medium, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं C1 is the concentration, C1 वो concentration है बेटा जो
इस लिक्विड नंबर 1 में x की है, और अगर ये फर्दर डिसोसिएट एसोसिएट कुछ नहीं होता तो इस x की कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या होती, C2 होती। और अगर ऐसा होता तो हम जानते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर C1/C2 का रेशियो जो होता वो क्या होता, कांस्टेंट होता। बट यहां क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि जो सेकंड वाला लिक्विड है उसमें जो x है ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, किसी में भी हो सकता है, A प्लस B प्लस C या n कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स में डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 थी और ये कुछ नहीं थे तो C2 में से अगर C2 अल्फा डिसोसिएट होता है तो ये बनेगा C2 अल्फा और ये C2 अल्फा। ये कितने भी बन जाए हमें फोकस करना है इस पे। तो इन आवर सॉल्यूशन x एक्चुअल में बचा कितना है, C2 माइनस C2 अल्फा। ये है क्योंकि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो सेम ही स्पीसीज पर लगेगा, जो डिसोसिएट होकर कुछ बन गया है उस पर नहीं लग रहा है। तो यू कैन राइट कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू C1, क्योंकि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इन द फर्स्ट लिक्विड। सेकंड में क्या है, सेकंड में एक्चुअल में C2 नहीं है, सेकंड में है C2 1 माइनस अल्फा, क्योंकि C2 कॉमन ले लेंगे। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हुआ क्वेश्चन में कि सेकंड वाले लिक्विड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है, तुमसे कुछ भी पूछा हो, यू आर सपोज टू यूज दिस इक्वेशन, और आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है आपसे, तो ये बाकी चीजें दी होंगी। अब ये बात ध्यान रखना कि C1 जो है, बस तुम्हें जब मैं समझा रहा हूं सिर्फ इन बातों पे ध्यान रखना है कि C1 क्या कह रहा हूं मैं, C2 किसको कह रहा हूं, कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन गिवन होगा जो हम करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होगी, वहां पे आइडेंटिफाई करना कि ये किसी कॉन्सेंट्रेशन है और कौन कितना डिसोसिएट हुआ है, तो कहां कौन सी वैल्यू पुट करनी है। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया है तो बहुत ही ईजी है। लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी फिर केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, इस बार हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो पहले लिक्विड में एज इट इज है x की तरह, दूसरे वाले में x नहीं है। वैसे तो इक्विलिब्रियम में होते, पर ये एसोसिएट हो रहा है, यानी एक में ठीक है, दूसरे में क्या चल रहा है, एसोसिएशन चल रहा है। अगर ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, तो C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, और अगर ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती, C2 होती है। लेकिन सेकंड वाले केस में हो क्या रहा है, अब दिस इसके n मॉलिक्यूल जो मिलके एसोसिएट करके XN बना रहे हैं। अगर डाइमराइज कर रहे होते तो n की वैल्यू 2, ट्राइमराइज के लिए 3 हो सकता है। मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब हमें यह पता है कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितनी ये वाली स्पीसीज है डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर n। जब आप ये बात लिखते हैं, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, तो आप बोलते हैं कि C1 इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। आप डिवाइड बाय C2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x जो है कुछ एसोसिएट हो रहे हैं। तो तुम्हें यहां पे लिखनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x जो एक्चुअल में बची होगी आफ्टर एसोसिएशन, वही लिखनी है। तभी आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बात समझो, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाना। अब हम जानते हैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हुआ क्वेश्चन में, या इसी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया दिया हो, या फिर हम अगर डेरिवेशन कर ही रहे हैं तो हम यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर n को एक तरफ अगर लिख दें, ये इधर आ गया और ये हो गया 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कि लेट्स सपोज k इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, k किसको मान लिया मैंने, 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके साथ मल्टीप्लाइड है हमारी जो ये वाली स्पीसीज है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम पावर 1/n करते हैं हर साइड, तो यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, k की पावर n इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x n की पावर 1/n होगा, 1/n and 1/n, इस तरीके से। या तो आप लोगों के इसके वैल्यू दे रखी होगी, अगर नहीं दी हुई है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं
कि जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा है और सारे के सारे मॉलिक्यूल ही एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दिस विल बी आवर assumption which is true in most of the cases। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि सारे के सारे x जो है वो इससे इस फॉर्म में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गए हैं xn वाली फॉर्म में, तो हम जानते हैं अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 थी तो xn की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो आप जानते हैं, अगर मान लो मैं एक सिंपल केस समझाऊंगा, 2x गिव्स डाइमराइजेशन हो रहा है और मैं कह रहा हूं ये हमारे पास 10 हैं, तो जब ये खत्म होंगे तो कितने बनेंगे ऐसे मॉलिक्यूल? 5 बनेंगे। बात समझ आ रही है? तो हम समझ गए क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल से एक बनता है, तो अगर इसके n मॉलिक्यूल से एक बनता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो जब ये सारा एसोसिएशन हो जाएगा तो xn की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू C2 बाय n, यही हो जाएगा। तो अगर हम x की कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हैं, एज्यूमिंग, यहां लिख लेना, एज्यूमिंग 100% एसोसिएशन, 100% मतलब क्लोज बहुत ज्यादा वैल्यू पहुंच जाएगी। ये k की पावर 1 बाई n क्या है? एक कांस्टेंट है, लेट्स सपोज k डैश, कांस्टेंट तो लेके चलते रहो, और इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं C2 की पावर 1 बाई n, यहां नीचे क्या आएगा, इसको लिख दो प्रॉपरली, C2 बाई n की पावर 1 बाई n। और हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए भाई या तो डाइमराइजेशन हो रहा होगा, ट्राइमराइजेशन हो रहा होगा, n की वैल्यू क्या रहेगी? एक फिक्स वैल्यू होगी, यानी ये वाला n जो है वो भी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो बहुत ध्यान समझना, मैं लिख सकता हूं k डैश 1 बाई n, बाहर निकाल लिया की पावर 1 बाई n इंटू C2 की पावर 1 बाई n। ये दोनों मिलके भी एक कांस्टेंट बना देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, हर बात को मैंने बहुत ध्यान से और लॉजिकली आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं, और आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इक्विलिब्रियम के, मैंने पढ़ाया सारा, आपने पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। चलिए, तो सारे लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए। केमिकल आयनिक फेज, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई हो रहा है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फर्स्ट गो एंड वॉच द लेक्चर्स ऑफ केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां आप एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आप लोग समझ गए ये खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो x की जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन हुई अब वो हुई कांस्टेंट वैल्यू इनटू C2 की पावर 1 बाई n। तो हम जानते हैं अगर हमें x की कॉन्सेंट्रेशन इसमें मिल गई है, हम इसको यहां पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा C1 बाई जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट था। अब ये वाली वैल्यू ऑफ x, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड व्हाट डू आई गेट, हम पहुंचे C1 डिवाइड बाय कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ध्यान समझना, कांस्टेंट इनटू C2 की पावर 1 बाई n इज विल बी कांस्टेंट। और ये भी एक कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओगे तो यू विल रीच एट अ सिचुएशन वेयर C1 बाई C2 की पावर 1 बाई n इज अ न्यू कांस्टेंट, और जिसको हम नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन, यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, अगर, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, हमसे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ये फाइंड आउट करना है कि सेकंड वाले मीडियम में ये डाइमराइज कर रहा है या क्या कर रहा है। कंसंट्रेशन पहले वाले मीडियम की पता होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट गिवन हो सकता है, C2 इज द टोटल कंसंट्रेशन इन द लिक्विड नंबर 2। तो इस एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको आइडिया लगे कि इसका कहां यूज होगा। देखो, अगर आप लोग बीएससी या ग्रेजुएशन के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो डेरिवेशन जो मैंने बताई थी उसको एक बार बुक से जरूर देख ले, क्योंकि वो तो वहां पे जाके लिखनी ही है एज इट इज। प्लस इस एन को ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं, तो किसी भी बुक में गिवन होता है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो IIT, JEM, नेट गेट, DU, BHU किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से ही आएंगे 100%, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, let us do a question on this type of topic, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। So the question says, in the experimental study of distribution of phenol between water and chloroform, phenol है, water और chloroform के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अपने आप,
गिविंग द फॉलोइंग रिजल्ट। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है फिनोल की, C1 एक्वस में है, C2 इन क्लोरोफॉर्म। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे जो एक्सपेरिमेंट किया है तो उससे डिफरेंट डेटा उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। जैसे जब C1 0.904 है तो C2 0.254 है। जब C1 की वैल्यू 0.163 होती है, मान लो फिनोल को ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जा रही होगी, या कम या लिक्विड को ऐड कर करके मेजर कर रहे हैं वैल्यू, वो तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। 0.761 है। नेक्स्ट इज अगर इसकी वैल्यू 0.254 आती है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 1.850। 0.436 से इसकी वैल्यू 5.430 आती है। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हमें गिवन है और हमसे ये पूछा है कि ये बताओ फिनोल जो है क्लोरोफॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमराइज होता है या नहीं होता है, या फिर क्या कंक्लूजन यू कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस डेटा। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि अगर C1/C2 की वैल्यू हम निकालते हैं, इससे इसको डिवाइड करके इससे इसको डिवाइड करके, तो मैं आपको डेटा बता देता हूं, वो आ रहा है 0.3701। इसके लिए जो डेटा है वो है 0.2142। इसके लिए जो डेटा है डिवाइड करके 0.1373 है, और इसके लिए है 0.0803। तो आप ये देख रहे हैं कि ये C1/C2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही है। इससे एक बात तो प्रूव हो ही जाती है, और वो बात ये कि इसका मतलब कि किसी एक केस में जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल जो है उसका कुछ ना कुछ हो रहा है सॉल्यूट का। ठीक है, तो दूसरा केस हम क्या करें, लेट सपोज हम इस बार C1/रूट ऑफ C2, रूट का C2 की पावर 1/2 का रेशियो लेते हैं। तो जब वो रेशियो हम लेते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो है 0.1855, 0.1868, 0.1867, 0.1871। तो आपने देखा C1/रूट C2 की वैल्यू जो है वो सारी क्या आई है, कांस्टेंट आई है, विच रिप्रेजेंट कि C2 की पावर 1/2 है। 2 होने का मतलब है क्लोरोफॉर्म में ये जो फिनोल है वो क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। ठीक है, जब हालांकि n को कैलकुलेट करने का बहुत अजीब तरीका भी होता है, लेंथी मेथड भी हो सकता है, पर मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करता हूं, आपके ऑप्शन होंगे, अगर क्वेश्चन गिवन होगा और पूछा होगा बताइए किस सॉल्यूशन में वो डाइमर, टेट्रामर, मोनोमर क्या बना रहा है, तो आप जानते हैं या तो n की वैल्यू 2 पॉसिबल है, या 3 या 4, जो भी 4 ऑप्शन गिवन है उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। जिस केस में कांस्टेंट आ रहा होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी n की वैल्यू के लिए वैल्यू सब में कांस्टेंट रहेगी, और आप इजीली पता लगा पाएंगे डायमराइज है या फिर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वन वे। मैंने क्या बताया, आवर अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को ये पूरा डिटेल समझाता कि n को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसको इधर उधर ले जाके दो चीजों को लॉग एंटी लॉग लेके चीजों को सही एक्सप्रेशन निकाल के लेके आना है, विच वॉन्ट बी रिक्वायर्ड इन आवर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो हमने देख लिया है डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, तो किस तरीके से डील करना है। क्लियर है? केस नंबर 3 आप ऐसा ले सकते हैं, किसी एक लिक्विड में डिसोसिएशन हो रहा है और दूसरे में जाने पर एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी केसेस को बहुत इजीली आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बुक्स इनको बहुत डिफिकल्ट करके पता नहीं क्या क्या कर देती है। मान लीजिए x इज द कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड 1, सॉरी x इज द सोल्यूट इन लिक्विड 1, और अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते, लेट्स सपोज C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, और अगर हम बात करते हैं C2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती, इसकी C1 और इसकी C2, ये तब अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता। अगर पहले वाले लिक्विड में डिसोसिएशन है, दैट मींस मैं मान लूं X जो है डिसोसिएट हो रहा है A + B + जो भी बॉन्ड यानी किसमें
और दूसरे वाले लिक्विड में NX मिलके XN बना रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो C1/C2 नहीं आ सकता, गलत आएगा। बात समझ? तो आप ये बात समझिए, मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर C1 थी, C1 में से C1 अल्फा जाएगा, ये C1 अल्फा बनेगा, ये C1 अल्फा। मैंने अभी कितना मान लिया है कि ये B प्लस C में डिसोसिएट हो रहा हो, इस तरीके से बनते हुए चल जाए। अगर एसोसिएशन हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C2, अगर C2 में से C2 अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितने बनेंगे C2 अल्फा बाई N। ये सब मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम में लिखना सिखा चुका हूं। तो अब आप ध्यान से देखिए, X कितना बचा, C1 माइनस C1 अल्फा। यहां पे अल्फा जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहां पे जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। क्लियर है? तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लिखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू C1 माइनस C1 अल्फा और नीचे C2 माइनस C2 अल्फा। मैं इसको अलग करता हूं, एक को अल्फा स्टार ले लेते हैं जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ध्यान से सोचिए, आंसर तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ा है, ध्यान से। ऐसे ही आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप कैसे भी कैलकुलेशन करो तो दिस शुड बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। आप लोगों को इस तरीके से आंसर तक पहुंचना है। अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से इन अल्फा को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द वे यू आर सपोज टू डील जब किसी में डिसोसिएशन हो रहा हो या किसी में एसोसिएशन हो रहा हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आएंगी। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा भी हो सकता है किसी एक लिक्विड के साथ रिएक्शन हो रही हो। रिएक्शन इज नॉट द करेक्ट वर्ड आई वुड से, क्योंकि दूसरा लिक्विड भी प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन हो रहा होगा उसका। फॉर एग्जांपल केस नंबर 4, अगर हमारे पास एक लिक्विड है 1 और दूसरा लिक्विड, इसमें X है, इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज योर C1। अब ये अगर चेंज नहीं होता तो इसमें क्या होती, C कॉन्सेंट्रेशन C2 होती। लेकिन हो ये रहा है, इसको हटा देते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो C कॉन्सेंट्रेशन होती C2। अब हो ये रहा है कि कुछ X जो है, जो तुम्हारा लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है इसमें सेकंड वाला, उसके N मॉलिक्यूल जुड़ के इसको सॉल्वेट कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं X के साथ NH जुड़ रहे हैं, ये कंपाउंड बन रहे हैं। अगर ये सॉल्वेशन नहीं होता तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती C2। अब C2 में से कुछ पार्ट जो है इसके, कुछ सारे के सारे अगर एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे हो जाते हैं, अगर हो रहे हैं C2 में से C2 अल्फा गया, कुछ सॉल्वेंट लगे NC2 अल्फा लगे होंगे, और ये कितना बनेगा C2 अल्फा। इसकी मैंने इतनी लिखा क्यों नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेस में होता है। सॉल्वेंट किस में होगा, एक्सेस में, जैसे हम जानते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो कभी भी तो हम क्या लिखते थे, C2 अल्फा अपॉन नीचे क्या है C2 माइनस C2 अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की पावर n, जो कि एक्सेस में है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। लेकिन हमें जब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लिखना है तो वो किसके को लाएगा, तो ऊपर वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऊपर वाले में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे C1, और नीचे वाले में ये कितना बचा हुआ है आपका X, तो वो बचा हुआ है C2 माइनस C2 अल्फा। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम बहुत सही से आता है, जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, तो वो अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्या है, आपको जो अब तक सिखाया है आप उसको अप्लाई कीजिए और आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आंसर तभी गलत होगा जब आपके कॉन्सेप्ट में कमी होगी, और कॉन्सेप्ट हमें समझा देंगे कि हमने किस बात को सही समझा है, अब तक किसको गलत समझा है। क्योंकि इस लॉ में जब भी हायर केमिस्ट्री हम यूज कर रहे होते हैं, जहां फॉर्मूले यूज नहीं होते,
या फॉर्मूले यूज करते वक्त भी आप ध्यान रखिए कौन सी चीज क्या थी, मैं कितना कह रहा था, ध्यान रखना कौन सी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। अब मेरा टाइम आ गया है वो चेक करने के लिए। क्वेश्चन कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ अमोनिया बिटवीन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। आप लोगों के पास दो चीज है, एक है वाटर और दूसरा है क्लोरोफॉर्म, और हम जानते हैं डेंसिटी क्लोरोफॉर्म की स्लाइटली हायर होती है, तो वो नीचे बनाया है मैंने। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, अमोनिया का। सो यू व्हाट यू हैव डन इज, अगर इसमें अमोनिया को आप ऐड करते हैं इन दोनों के सॉल्यूशन में, तो 291 केल्विन पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट गिवन है 25.8 25.8। तो अमोनिया अपने आप को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट 25.8 आएगा। अब दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है अगर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है यहां, और हम एक वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी हमने वाटर इस बार जो है वो प्योर नहीं है, उसमें कॉपर सल्फेट भी है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज 0.025 मोल, ये सीमा सॉल्यूशन। अब तुमने इसमें क्या ऐड कर दिया, अमोनिया, और अमोनिया जो है वो अपने आप को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने ये कहा कि क्लोरोफॉर्म में जो अमोनिया है वो कितनी ऑब्जर्व हुई, आंसर है 0.0112 मोल पर लीटर। ये अमोनिया क्लोरोफॉर्म में है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो अमोनिया ऑब्जर्व हुई वो है 0.385 मोल पर लीटर। ठीक है, उन्होंने से तुमसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहली बात ये, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितनी अमोनिया कॉपर के साथ कंबाइन हुई है। दूसरी बात, अगर कंबाइन हुई है तो और कॉम्प्लेक्स बना है, लेट्स सपोज दिस इज योर कॉम्प्लेक्स CuNH3 x⁴, तो ये x क्या है, यानी एक कॉपर के साथ कितने अमोनिया कंबाइन हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ट्राई इट योरसेल्फ कि कैसे हम सोल्व करेंगे। वीडियो को रोक के आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। हम जानते हैं जब अमोनिया का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आप लोगों को दिया गया है तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन क्लोरोफॉर्म। तो Kd की वैल्यू है 25.8। तो अगर अमोनिया क्लोरोफॉर्म में 0.0112 मोलर है और इसकी वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं 0.0112 मोलर और इसकी वैल्यू हम 25.8 कर दें, तो जो अमोनिया वाटर के अंदर है उसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू, तो दैट विल बी, मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट कितनी आएगी, 0.289 मोलर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, इसको सिर्फ मैंने इधर जाके मल्टीप्लाई किया है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया आई है वाटर के अंदर, ये कौन सी अमोनिया है, तो ये बात ध्यान से समझे, ये वाला जो है ये टोटल अमोनिया है। तुम्हें यही तो बताया है कि वाटर के अंदर कितनी अमोनिया है, वो तो है ये। लेकिन जब मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है सेम स्पीसीज पे अप्लाई होता है, क्लोरोफॉर्म में अमोनिया ने कंबाइन थोड़ी किया है, वो तो फ्री अमोनिया की तरह अवेलेबल है। तो यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये उस अमोनिया की है जो कंबाइन नहीं की है, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ अमोनिया ऐसे ही हो गई और कुछ अमोनिया कॉपर ट्यूबर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए बैठी है। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो कॉमन स्पीसीज के लिए ही अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दैट मींस दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री अमोनिया, या फिर मैं कह सकता हूं ये वो अमोनिया है जिसने कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। तो कितनी अमोनिया ने कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है, टोटल अमोनिया वाटर के अंदर इतनी है, उसमें से इतनी फ्री है, तो कॉम्प्लेक्स कितनी ने बनाया है, तो वो आंसर होगा 0.385 माइनस 0.289, दैट विल बी क्लोज टू 0.96 मोल पर लीटर। तो इतनी अमोनिया कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। सिंपल एज दैट। बात समझ आ रही है? अब ये तो पहली चीज का आंसर हो गया। दूसरी बात कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। मान लो मैं अगर तुमसे कहूं कि 12 अमोनिया मॉलिक्यूल ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, सिंपल वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, और वाटर के अंदर
3 कॉपर आयन है, तो एक कॉपर के साथ कितने अमोनिया जुड़े हैं? टोटल कंबाइंड अमोनिया जो जुड़ी हुई है, टोटल कॉपर आयन 12 डिवाइड बाई 3, एक के साथ कितने जुड़े होंगे? 4। मैंने एग्जांपल दी। तो आप लोगों को यही करना है कि इस सॉल्यूशन में टोटल कॉपर कितने हैं 1 लीटर में? 0.025। ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको ये बनती, कितनी अमोनिया कंबाइन हुई है सारे कॉपर से मिलकर? आंसर है 0.096। और ये किसके क्लोज आएगा? देखो सॉरी 24 है, तो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 4। और हम जानते हैं अगर आंसर 3.8 भी आ रहा होगा तो आप कभी 3.8 थोड़ी लिख सकते हैं। एक कॉपर के साथ कितने जोड़ रहे होंगे? 4 अमोनिया जोड़ रही होंगे, 3 जोड़ रही होंगे, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे कि KD इज नॉट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डिवाइडेड बाय क्लोरोफॉर्म। सेम स्पीसीज के लिए अप्लाई होते हुए समझ में आना चाहिए। तो देखो इसी तरीके से डिटेल आइडिया अगर नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो का होगा तो हर क्वेश्चन इतना आसान लगेगा। अदरवाइज हमें कैसा लगता रहेगा हर बार कि यार वही बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सी कहां किसको क्या पुट कर दिया, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को रीड करो, और किसी भी एग्जाम में नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सिर्फ वॉच दिस वीडियोस, सारे क्वेश्चन जो मैं कराता जा रहा हूं इनको देखते जाओ, सब कंपटीशन लेवल में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वी विल I'll see you in the next class. Subscribe our YouTube channel and download app now.